हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टम क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आधुनिक भारत की हमारी सीरीज चल रही है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस प्रकार एक के बाद एक यूरोपीय कंपनी भारत में आई। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। इन सब कंपनियों में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह सबसे शक्तिशाली कंपनी भारत में बनकर उभरी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना सिर्फ भारत को गुलाम बनाया बल्कि यहाँ पर शासन प्रशासन भी किया और अपनी नीतियों को थोपने का काम किया। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसके पहले हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और डच इंडिया कंपनी को भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो आप जाकर उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंड्स, 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक कुछ व्यापारिक दल ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का नाम उन्होंने रखा था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। क्या नाम रखा था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, क्योंकि इसी कंपनी का नाम बाद में चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम क्या था, तो क्या था? क्या बोलेंगे आप? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है फ्रेंड्स, और जब इस कंपनी की जब स्थापना हो रही थी तो उस समय इंग्लैंड में ट्यूडर वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? ट्यूडर वंश का शासन था, और महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर जारी किया और इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए एक व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ में जो थे 217 साझेदार थे। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो प्रारंभ में कितने साझेदार थे? 217 साझेदार थे, और पहला जो गवर्नर था वह टॉमस स्मिथ था। कौन था? टॉमस स्मिथ। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ प्रथम थी, और किस वंश का शासन था? ट्यूडर वंश का। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 1603 ईस्वी आते आते क्या हुआ कि इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की समाप्ति हुई और स्टुअर्ट वंश का शासन स्थापित हुआ, और वहां के राजा बने जेम्स प्रथम। जब जेम्स प्रथम राजा बने तो जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक अधिकार दिया। बोला कि जब तक आप चाहें तब तक आप व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए, जेम्स प्रथम जिसका कार्यकाल 1603 से 1624 ईस्वी तक था, ये किस वंश से संबंधित है? स्टुअर्ट वंश से संबंधित है, ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। और अगर आप कहेंगे कि उस समय भारत की क्या कंडीशन थी, तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? मुगल वंश का शासन था। और मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। क्योंकि अकबर का शासन का 1556 से 1605 ईस्वी तक है, और चूंकि 1600 जबकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1556 और 1605 ईस्वी के बीच में हुई थी, तो भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, मुगल वंश का शासन चल रहा था, और बादशाह कौन थे? अकबर। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, मुगल भारत में अकबर का तो शासनकाल था, लेकिन अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार अकबर के शासनकाल में नहीं मिला था। अंग्रेजों को जो व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक जो अधिकार प्रदान मिला था वह जहांगीर के शासनकाल में मिला था। अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार किसके शासनकाल में मिला था? जहांगीर के शासनकाल में। और अंग्रेजों और मुगलों के बीच संघर्ष का जो आरंभ हुआ था वह औरंगजेब के समय प्रारंभ हुआ था, क्योंकि मुगलों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ था हुगली। हुगली को क्या किया था? अंग्रेजों ने लूट लिया था, और जब इस बात की सूचना औरंगजेब को लगी तो उन्होंने अपनी सेना को भेज दिया। तो हुगली में 1686 ईस्वी में औरंगजेब की सेना और अंग्रेजों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। तो पहला जो मुगलों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष जो हुआ था वह औरंगजेब के समय से प्रारंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच। समुद्री मार्ग से आया था। लेकिन आपसे पूछे कि स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज, तो जॉन मिंडल हॉल था। कौन था? जॉन मिंडल हॉल। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज तो रॉल्फ फिंच समुद्री मार्ग से, और स्थल मार्ग से भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिंडल हॉल 1599 ईस्वी में आया था, स्थल मार्ग से आया था।
और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वह रेड ड्रैगन था। क्या था? रेड ड्रैगन। और अंग्रेजों ने भारत में जो पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी वह 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। कहाँ पे? 1608 ईस्वी में सूरत में। लेकिन जब उन्होंने सूरत में स्थापित की तो उस समय उनको मान्यता नहीं मिली थी। बाद में जाके 1613 ईस्वी में जहांगीर ने उनको मान्यता प्रदान किया था। लेकिन अंग्रेजों ने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना जो की थी वह 1611 ईस्वी में की थी। 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में की थी और वहां पे उस समय कर्नाटक की सरकार थी। तो कर्नाटक की सरकार या कर्नाटक के राजा ने उसको मान्यता दे दिया गया था। तो अगर आपसे पूछे अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली मान्यता प्राप्त फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री तो सूरत में 1608 ईस्वी में। लेकिन आपसे पूछे अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहला मान्यता प्राप्त फैक्ट्री तो कौन सा हो जाएगा? मसूलीपट्टनम। ठीक है, और एक चीज और यहां पे आप देखें, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री, पूर्वी तट पर अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। क्या मैंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली मान्यता प्राप्त फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम या दक्षिण भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। लेकिन आपको पूछेगा पश्चिमी तट पर अंग्रेजों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री या उत्तरी भारत में स्थापित अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री तो सूरत में। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले भी क्या कोई कंपनी भारत में आई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले किस अंग्रेजी कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पहले भी एक कंपनी आई थी जिसको भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला था। उस कंपनी का नाम है लीवेंट कंपनी। क्या नाम है? लीवेंट कंपनी। 1592 ईस्वी में इसको व्यापार करने का अधिकार मिला था स्थल मार्ग से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी तक जो भी लोग आए थे वह मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है फ्रेंड, तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला जो अंग्रेज था, अभी तक जो भी आए थे वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला जो पहला अंग्रेज था वह कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का ही राजदूत था जो कि 1608 ईस्वी में इंग्लैंड से चला और जहांगीर के आगरा दरबार में आया। ठीक है, जेम्स प्रथम मुगल दरबार में हाजिर होने वाला पहला जो अंग्रेज था वो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था और 1608 ईस्वी में वहां से चला था और जहांगीर के आगरा दरबार में आया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में आया था 1609 ईस्वी में। कब आया? 1609 ईस्वी में। और अंग्रेज लोग बहुत तेज होते हैं। जब वह कैप्टन हॉकिंस यहाँ आया तो उसने पता किया कि यहाँ पे कौन सी भाषा अभी वहाँ पे चल रही है, तो उन्होंने क्या किया? फारसी भाषा को सीखा और जहांगीर से उन्होंने फारसी भाषा में बात की। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। अब एक कोई अंग्रेज अब फारसी भाषा में बात करेगा तो इससे क्या हुआ? जहांगीर बहुत ज़्यादा उससे प्रसन्न हुआ और जब प्रसन्न हुआ तो उसको 400 का मनसब प्रदान किया। क्या? 400। कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया और एक उपाधि भी उसे दी थी, अंग्रेज खान या इंग्लिश खान की उपाधि थी। ठीक है, अंग्रेज खान, ब्रिटिश खान या अंग्रेज खान की उपाधि थी। और कैप्टन हॉकिंस जो आया था उस जहाज का नाम था, किस जहाज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। किस जहाज से? हेक्टर नामक जहाज से आया था। और उसके साथ एक यात्री आए थे, विलियम फिंच। कौन आए थे? विलियम फिंच नामक व्यक्ति आए थे जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब ये कैप्टन हॉकिंस आए ये जहांगीर से व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। ठीक है फ्रेंड्स, और जब ये सफल नहीं हो पाया आपका कैप्टन हॉकिंस, तो उसके बाद जो है जेम्स प्रथम का दूसरा राजदूत आया था, सर टॉमस रो। कौन आया था फ्रेंड्स? सर टॉमस रो आया था 1615 ईस्वी में। और सर टॉमस रो जहांगीर के अजमेर दरबार में आया था। कौन से दरबार में आया था? जहांगीर के अजमेर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में।
लेकिन जब ये अंग्रेज दरबार में आए, जहांगीर के दरबार में आए, तो ये इन्होंने जहांगीर से मुलाकात की। फिर जहांगीर वहां से मांडू चला गया था, तो लेकिन ये क्या किया, इसको चूंकि व्यापारिक अधिकार चाहिए था, तो ये जहांगीर का पीछा करते हुए अजमेर से मांडू चला गया। तो ये भी पूछा जाता कि कौन सा अंग्रेज जहांगीर का पीछा करते हुए मांडू गया था, तो सर टॉमस रो। और अजमेर से मांडू गया और जहांगीर से जाके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, और तब तक रिक्वेस्ट किया जब तक कि इसको पूरी तरह से नहीं मिल गया व्यापारिक अधिकार। तो वहां जाके इसको व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में इसको सफलता मिली, सर टॉमस रो को। इसीलिए इसको याद भी किया जाता है हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसने रोल निभाया था कि जहां जहां भी लगभग मुगल साम्राज्य का शासन था, वहां पे इन्होंने अपना व्यापारिक छूट प्रदान करने में इसको सहायता मिला था। तो सर टॉमस रो ने 1619 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद तथा भड़ोच में कोठी स्थापित की। सूरत से उत्तम सूती कपड़े, उत्तरी भारत के मलमल तथा नील का व्यापार होता था। और मसूलीपट्टनम चूंकि गोलकुंडा का एक प्रमुख बंदरगाह था, मसूलीपट्टनम गोलकुंडा का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह क्षेत्र हीरे, मणिक और कपड़े का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 1 देखा है। पार्ट 2 इसके बाद मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।